हमारे जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए हमारे जो अंक होते हैं उसमें एक और लेटेस्ट अंक लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। मुद्दे पर जिस पर हम बात करते हैं वह मुद्दा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसके इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस, अगर कोई फॉरेन रिलेशन के बारे में बात है, इकोनॉमिक उसकी कोई भी अगर टॉपिक है तो उसको डेप्थ में समझाने की हमारी कोशिश रहती है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं या किसी भी मैटर के बारे में, तो आपको उस मैटर का सब कुछ पता होना चाहिए। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम मान लो कोई प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, सिविल सर्विसेज का, मेंस का या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इन डेप्थ चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसके तहत अब वंदे मातरम को भी, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको भी अब नेशनल एंथम यानी जनगण मन के तहत या जो भी बराबर प्रोटेक्शन है वो दे दी गई है। आपको पता है कि वंदे मातरम को सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं थी जो कि नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग को प्रोवाइड की जाती है। तो अभी जो है ये नेशनल जो हमारा सॉन्ग वंदे मातरम है, उसके पूरे के पूरे स्टैन्जास उनको जो हैं वो सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है। तो ये कौन-सा कानून है, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होगी। तो ये आपका जो मतलब जब हम बात करते हैं कि पहला तो क्यों दिया गया, तो आप ये कहें कि वंदे मातरम जो है वो करीबन अपना 150th एनिवर्सरी एक तरह से उसकी है, और 150th एनिवर्सरी पर जो है इसको एक तरह से सिमिलर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बारे में बात कही जा रही है। यूनियन कैबिनेट ने ही इसके पहले प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर कानून के लिए जो अमेंडमेंट थे वो अप्रूव किए थे, और उसकी वजह से जो लीगल सेफगार्ड नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम को प्रोवाइड किए जाते थे, अब वह वंदे मातरम को भी होंगे। तो ये कौन कौन से हैं? यानी अगर हम विलफुल इंसल्ट करते हैं, डिसरेस्पेक्ट दिखाते हैं या इंटेंशनल तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, अगर जब भी वंदे मातरम को गाया जा रहा होता है, तो अब लीगल पेनल्टी जो है वो लगेगी। इसमें आपको पता होना चाहिए वंदे मातरम के जो 6 स्टेंजाज हैं, अब उनको 3 मिनट और 10 सेकंड में जिस हिसाब से गाने का जो समय रखा गया है, कोई भी गवर्नमेंट्स की, फॉर्मल गवर्नमेंट की कोई भी इवेंट है, स्कूल की कोई भी इवेंट है, तो अब जो है वो वंदे मातरम भी गाया जाएगा। तो आपको बता दें कि यह एक बहुत सिग्निफिकेंट एक तरह से उसके तौर पर भी देखा जा रहा है। कई सारे लोग ऐसे बताते हैं कि भई ये करना जो है वो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि हमने अगर बात करें तो कई लोगों ने इसके 6 जो स्टेंजाज हैं, उनको एक तरह से एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पर ही इसको आधारित किया हुआ है, और कई लोगों का जो अपोजिशन होता है वो ये कहते हैं कि बिकॉज़ ऑफ सर्टेन पीपल आर फेवरिंग सर्टेन रिलीजन, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज़ बीइंग अकॉर्डेड द सेम स्टेटस एज़ लाइक द सेक्युलर नेशनल एंथम। हालाँकि ये आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के नेशनल फ्रीडम में, उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता थी। इसने अपनी जो कल्चरल हेरिटेज थी उसको प्रमोट किया। हमारा जो नेशनलिज़्म था यानी जो राष्ट्र के प्रति जो हमारा डेडिकेशन है, उसको इसने प्रमोट किया, और इसी के साथ में जो हमें एक मतलब कहते हैं ना कि एक प्लेटफ़ॉर्म के अंडर आकर के हम कैसे किसी भी मतलब बड़े सारे जो एक तरह से ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो एम्पायर था, उसका सामना कैसे कर सकते हैं, हमारे जो विचार हैं, उनको पीसफुल तरीके से कैसे रख सकते हैं, तो उसके बारे में भी प्रोविज़न जो हैं, एक तरह से इस वंदे मातरम को गा कर के ही वर्ल्ड ने सामने लाए थे। वर्ल्ड के सामने हमने ये पेश किया था। नेशनल ओनर्स कानून 1971 जो है बेसिकली इसमें यह बताया जाता है कि whoever in any public place or in any other place within public view burn, mutilates, defaces, defiles, disfigure, destroy, trample upon, into contempt। कौन कौन सा? इंडियन नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम को अगर मान लो डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, या फिर जो है अब नेशनल सॉन्ग को अगर ऐसा किया जा रहा है, तो सबके खिलाफ जो है ये इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। यह पनिशमेंट 3 साल तक की भी हो सकती है। आपको बता दें कि ये नेशनल ऑनर कानून जो है बेसिकली हमारे 3 या 4 ऐसे सिंबल्स हैं, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम, अब चौथा जो है वो नेशनल सॉन्ग है, जिनके लिए हमने लीगल प्रोविजन, पेनल्टीज और प्रिजन टर्म्स जो हैं
वो आइडेंटिफाई की हुई हैं। अब यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है और इसको प्रेसिडेंट की जो है वो अनुमति का अब इंतजार है। आपको बता दें, इस कानून में जो प्रोहिबिशन किया गया है कि यू शुड नॉट इंटेंशनली प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम यानी जनगण मन एंड यू शुड नॉट कॉज डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली एंगेज्ड इन एनी सच सिंगिंग। तो आपको इसके डायमेंशन जो हैं वो शायद समझ में आ गए होंगे। देखिए, इसमें आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी कानून में इस प्रकार के प्रोविज़न करते हैं तो वह फिर चूँकि एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है तो पार्लियामेंट के द्वारा ही होता है, क्योंकि कोई भी कानून जो है उसको अमेंड करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि आर्टिकल 368 के तहत गवर्न किया जाता है। किसी भी कानून को सिंपल मेजॉरिटी, टू थर्ड मेजॉरिटी या टू थर्ड मेजॉरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन से ही किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो अगर कल को एफसीआरए बिल आता है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है। मान लो कल को हम अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर हैं या इस हिसाब से जो है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चूज करने की जो प्रोसीजर है उसको कैसे चेंज किया जाए, तो वह जो है वो फिर टू थर्ड मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट्स उनके रेटिफिकेशन के द्वारा ही हो पाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर आपको समझ में आ गई होगी। तो कानून का जब देखिए सबसे हाईएस्ट लेवल जो प्रोटेक्शन होती है, अगर हमने कोई भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उसको होती है, क्योंकि बारी बारी से या बहुत ही इजीली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो लीगल स्टेटस भी होता है ना, उसमें भी जो है बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर उसके किसी भी प्रोविजन को इस प्रकार से चेंज करना होता है या वहां के कई सारे हमें जो है उसको हटाने हो प्रोविजन। सबसे लीस्ट जो सिक्योरिटी मिलती है वह एग्जीक्यूटिव एक्शंस को मिलती है। कई बार एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रूल्स रेगुलेशन नहीं निकालता क्या, तो सबसे कम प्रोटेक्शन उनको मिलती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव विदाउट द विल ऑफ पार्लियामेंट इट कैन डू सो। और उसमें भी जो है वो कोई भी नया एग्जीक्यूटिव आ रहा है तो वो भी जो है बिना उसके कर सकता है। जब हम बात करते हैं मतलब इसके लिए कि भाई 150th एनिवर्सरी पर जो वंदे मातरम को जो मतलब ये चेंज करा गया इस कानून में वंदे मातरम के लिए, तो उसमें सेक्शन 3 कानून की उसमें अमेंडमेंट किया गया। जब हम सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं तो यह बेसिकली जो है वो किसी भी पर्सन को डेलिबरेटली ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट या सिंगिंग इत्यादि से जो है वो मना करने के बारे में बात आती है। अगर इसका मूल गीत हम देखते हैं तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम से लेकर के श्यामलाम शरणाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम, ये पूरा का पूरा 3 मिनट और 10 सेकंड में 6 स्टेंजाज इसके गाए जाते हैं। पहले नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा और उसके बाद में हर किसी फॉर्मल असेंबली में जहां पर गवर्नमेंट इत्यादि के फंक्शंस होते हैं वहां पर उसके बाद में जो है वो नेशनल एंथम गाया जाएगा। हालाँकि जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ने है स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस भी दिए हैं। स्पेसिफिक एग्जेम्पशन में एक तो सिनेमा हॉल्स, फ़िल्म की स्क्रीनिंग कहीं पर हो रही हो या फिर वंदे मातरम किसी फ़िल्म के साउंड ट्रैक के तौर पर गाया जा रहा हो, ऑडियंसेस को उस समय खड़ा होना या फिर ऑडियंस को गाना इस सिचुएशन में वह जो है वो रिक्वायर नहीं होगा। इसके इसी की वजह से जो है ये एग्जेम्पशंस वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने इसको 1875 में राइट किया गया था और इसको जो पब्लिश किया गया था वह आनंद मठ में पब्लिश किया गया था। तो इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ऑन नवंबर 7, 1875 ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ अक्षय नवमी। तो अक्षय नवमी के दिन ये लिखा गया था। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1882 इन हिज मैगजीन बंग दर्शन। जो बांगा के जो दर्शन थे उस मैगजीन में 1882 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया और वो उनका नोवेल आनंदमठ उस समय था। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वहां पर ऑन स्टेज इसको गाया एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दिस सॉन्ग वाज सung पब्लिकली। वंदे मातरम एक संस्कृत फेज है जिसका मतलब है ओ मदर आई बॉ टू यू। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दिस बिकेम द स्लोगन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। इसीलिए कई लोग जो हैं, चूंकि इसमें इस प्रकार के भाव हैं कि भारत को माता इत्यादि कहा जा रहा है, तो कहीं सेक्युलरिज्म का जो है एक तरह से हनन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए कई लोगों ने इसके ऊपर भी जो है वो आपत्ति जताई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में चेंज करके वंदे मातरम को क्यों सेम लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। दूसरा, लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने के पीछे कल्चरल हेरिटेज, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और इत्यादि, और इसी के साथ हमारा जो 150 ईयर्स का जो पुराना एक ऐसा कंपोजिशन जिसने
नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी बहुत भूमिका निभाई लोगों को एकजुट करने में, और बंगाली जो नेशनलिज्म था उसको भी पूरे भारत में जो है एक तरह से बढ़ाने में, और इसी तरीके से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय सेशन होते थे लोगों को वहां पर जो है नेशनलिज्म के पाठ पढ़ाने में, तो उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसलिए इसको नेशनल ऑनर्स एक्ट में चेंज करके वहां पर सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कौन कौन से ऐसे सिंबल हैं जिसमें मैंने नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम या अब नेशनल सॉन्ग, तो ये 4 ऐसे जो हैं वो कोर हमारे आइडेंटिटी मार्कर हो गए हैं, जहाँ पर इनको किसी भी असेंबली में कि गाना या फिर इनको फहराना या इसी तरीके से इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, इस प्रकार की डायमेंशंस अब सामने आ रही हैं। एक बात और आपने देखी होगी कि बहुत सारे लोगों ने जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर पेपर लीक के जो अगेंस्ट में बनाया गया कानून है, वो पारित हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि भई कानून जो है वो एक तरह से पोस्ट फैक्टो काम करेगा, और कानून बनाने से मतलब क्या है? तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी एग्ज़ामिनेशन को फूल प्रूफ बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? हम ऐसे प्रयास करें जो कि प्रिवेंटिव हो, और ऐसे प्रयास करें कि अगर मान लो प्रिवेंशन ढंग से नहीं हो पाए तो कानून डिटरेंस का भी कार्य कर पाए, और जिन लोगों ने सिस्टम को हैंग किया है, सिस्टम को मतलब उन्होंने बोनाफाइड इंटेंशन की बजाय जो है मेलाफाइड इंटेंशन से उन्होंने सिस्टम को यूज किया है, तो उन लोगों को वो सजा भी मिले जिसकी वजह से कल को कोई और ऐसा ना करना सोचे। तो इसलिए दोनों चीजों की जरूरत है। तो जब हम हमारे पेपर लीक या फिर स्टूडेंट्स के फ्यूचर इत्यादि के बारे में बात करते हैं, तो दोनों चीजें हमें समझनी चाहिए। जहाँ पर भी आपका वक्तव्य मान लो कोई सुनना चाहे, कोई आपसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करे, तो आप कहें कि सर इसका एक फूल प्रूफ सॉल्यूशन होना चाहिए। फूल प्रूफ सॉल्यूशन में सबसे पहला ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हम कितने ले सकते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ पब्लिशिंग, फ्रॉम द टाइम ऑफ पेपर सेटिंग टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी पेपर सेट से लेकर के एग्जामिनेशन हॉल तक या उनके रिजल्ट आने तक जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात ये होना, यानी एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स इस तरीके के हों कि बच्चों को जो भी पेपर सेट कर रहा है, पेपर जहां पर पब्लिश हो रहे हैं, पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, पेपर स्टोर हो रहे हैं, पेपर जहां पर खुल रहे हैं, इनमें सब में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो। जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं, जहां पर लीकेजेस हो सकते हैं, उनको प्लग इन करें। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि सरकारों से फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत सारी एग्जामिनेशंस हैं पूरे भारत में, वेरियस स्टेट्स में या सेंट्रल लेवल पर, जो कि लीग के श्रेणी में आई हैं। तो वहां पर टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे बेटर मैन पावर के ऊपर वॉच रखा जा सकता है, सीसीटीवी हो चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, वो कैसे रखी जा सकती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने हो तो वो कैसे किए जा सकते हैं, यह सब उस बारे में हमें एक सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर मान लो किसी तरीके से वो एग्जामिनेशन लीक हो गई, तो फिर क्या? तो फिर जो कानून है जिसमें हमने ये प्रावधान किए हैं कि दोज़ पीपल हू आर रिस्पांसिबल फॉर पेपर लीक इंसिडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड सर्टेन इम्प्रिजनमेंट एंड सर्टेन फाइन, तो तब जाकर के उनको लगेगा कि भैया आगे आने वाले इतने साल के लिए या मैं या मेरी कंपनी, उन दोनों को बार्ड किया जा सकता है। इतने रुपए का जो है जुर्माना लगेगा, तो फिर वो 50 वर्ष हो जाएगा। 10 करोड़ रुपीस की अगर मान लो अमाउंट है तो कोई छोटी अमाउंट नहीं है। ये 2024 में 1 करोड़ रुपए के आसपास था। जो अभी किसी भी एजेंसी जो कि इस प्रकार के मान लो एग्जामिनेशन के उसमें इन्वॉल्व्ड है, और अगर उसका रोल सामने आता है, तो पहले जो कि 4 साल का उनको प्रोटेक्शन था, अब 4 साल का उनका बैन हो जाता था, अब वो बढ़ा करके 8 साल कर दिया है। यानी इन 8 इयर्स यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी बिज़नेस विद एनी एग्जामिनेशन और अदर सच सेटअप। तो एक तरह से ये हम क्या करते हैं, डिटरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आप समझिए कि कानून अगर नहीं होगा, तो जो ऑर्गेनाइज़ तरीके से इस प्रकार की सिस्टम को जो मतलब उनके साथ में जो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में हम मतलब उस सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, उसको ठीक कौन करेगा? जो वहाँ पर उन लोगों को अगर सज़ा नहीं मिलेगी, उन लोगों को डर नहीं होगा, ऑर्गेनाइज़्ड क्रिमिनल्स बिहाइंड बार्स नहीं जाएँगे, तो आप फिर उन शरारती तत्वों को, उन असामाजिक तत्वों को आप कैसे जो है पटरी पर लाएँगे? इसलिए एग्ज़ामिनेशन के रिफ़ॉर्म्स के लिए नंदन नीलेकनी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे जो एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर इसरो चेयरमैन, फॉर्मर आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, आईआईटी चेन्नई जो हैं, उसके एक्स डायरेक्टर, इन सबको भी उस बोर्ड में रखा गया है, ताकि टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करी जा सके, टेक्नोलॉजी को स्केल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके, और इस प्रकार के सॉल्यूशन हो जिस जहां पर एंड टू एंड सिक्योरिटी
हम पेपर से सेटिंग से लेकर के पेपर एग्जामिनेशन हॉल तक वो हम जो है बच्चों को अवेलेबल करवा पाएँ। फिर एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें सोसाइटी को भी करना है, यानी वी शुड बी मोर एथिकल। दोज़ पीपल हू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, दोज़ पीपल हू सेट पेपर्स, दोज़ पीपल हू आर समहाउ इन्वॉल्व्ड इन द सप्लाई चेन, जो भी पेपर सेटिंग वगैरह की सप्लाई चेन होती है, जिसमें जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे एक छोटे से कृत्य से बड़े-बड़े आंदोलन हो सकते हैं, बच्चों के भविष्य खराब हो सकते हैं, परिवार जो हैं वो एक तरह से मानसिक वेदना झेल सकते हैं, इसलिए हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि एथिकैलिटी उसकी पूरी तरीके से फॉलो हो। यानी जो भी ऐसा कर रहा है, ही इज़ वन अमंग अस, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का यानी क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हमारे में पैदा हो, तो एक तरह से वो भी प्रोविज़न सामने आते हैं। तो इस बीमारी का यानी पेपर लीक की इंसिडेंट का फूल प्रूफ जवाब आप इस तरीके से दें। सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, उसे कैसे डील किया जाए, समुद्र मंथन स्कीम जो है वो आज कैबिनेट की जो मीटिंग हुई इसमें अप्रूवल हुआ है। समुद्र मंथन स्कीम बेसिकली नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर में रहेगी। यह स्कीम जो है वो फिस्कल ईयर 2030 से लेकर के 31 तक रन करेगी और इसका मकसद जो है वो ये है कि इंडिया की जो वास्ट ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे हार्नेस किया जाए। मतलब साफ है कि हम समुद्र का मंथन करें। एक तरह से मॉडर्न डे समुद्र मंथन का ही इरादा यहाँ पर रखा गया है। इसमें करीबन 600 मिलियन मैट्रिक टन जो है ऑयल इक्विवेलेंट वो भारत के रिजर्व्स में कैसे ऐड किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत की जो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके और डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सरकार का जो है वो मकसद है। आपको पता होना चाहिए, भारत करीबन 90% अपनी ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस रिक्वायरमेंट इस समय बाहर के रिसोर्सेज से फुलफिल कर रहा है। इसमें भारत ने एक्सप्लोरेशन को भी बढ़ावा दिया है, लेकिन इसी के साथ में भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी ध्यान दिया है। उसी एनर्जी ट्रांजिशन के तहत जहाँ पर अभी ई-20 जो पेट्रोल है उसके बारे में कई सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने भी बेसिकली साफ किया। हमने भी पहले आपको बताया था कि माइलेज कैन बी रिड्यूस्ड बट एनवायरमेंटल एमिशंस यानी कार्बन के एमिशंस इत्यादि जो हैं वो कितने बच सकते हैं। इस समय जो हालात हैं वो आपको पता होना चाहिए कि रेड सी, ब्लैक सी और पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था ही, अब ये तीनों जो हैं क्राइसिस एक तरह से हमारे सामने हैं। 2022 के बाद में पहली बार सऊदी अरबिया और यमन में आपस में वापस से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है और उसकी वजह से जो हूथी रेबल्स हैं, अब वो जो हैं वो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ने वाला जो बब अल मंदेब स्ट्रेट है, वहाँ पर अब ब्लॉकेड करने के बारे में बात कर रहे हैं। वो ब्लॉकेड होता है तो विश्व की करीबन 20% ऑयल सप्लाई जो कि वहाँ से पास होती है, जिसमें इंडिया का भी काफ़ी बड़ा शेयर है। सऊदी अरबिया का ज़्यादा जो तेल निकलता है वो इस रास्ते से, तो उसमें भी बड़ी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। ब्लैक सी जहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है और इंडियन सीफेयरर्स या फिर वहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, तो अगर यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, तो रशिया से जो तेल हमें आयात होता है, उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो समुद्र मंथन टाइप जो स्कीम है, वो हमें यानी हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आत्मनिर्भर भी नहीं हो, तो कम से कम आयात का जो परसेंटेज है, उसको कैसे हम घटा सकते हैं, उसके बारे में बात होती है। इस स्कीम का जो टारगेट है, वह यह है कि डोमेस्टिक ऑयल और गैस रिज़र्व्स को कैसे एनहांस किया जाए, उनको प्रोडक्शन को कैसे एनहांस किया जाए, सीस्मिक डेटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, एक्सेलरेशन, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट इत्यादि के ऊपर ध्यान दिया गया है। इस प्रोग्राम में जितना भी एंटायर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की वैल्यू चेन है, उसको ध्यान दिया जाएगा, जिसमें लार्ज स्केल एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ हाई क्वालिटी सीस्मिक डेटा जो मैंने आपको बताया, ये सब जो हैं वो इसी का ही परिणाम होंगे। इंक्रीमेंटल एनुअल प्रोडक्शन इससे करीबन 10 से 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, जहां पर करीबन हम अगर 20 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट भी पैदा कर सके हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की, उसका हमारा जो है वो लक्ष्य इस स्कीम में रहेगा। अगर ऐसी स्कीम जो हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी और अन्य सेक्टर की पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोरेशन में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी बढ़ सकता है। आपको बता दें, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन या ऑयल प्रोडक्शन हमारी उन एरियाज़ में अगर बढ़ता है, तो इसकी वजह से एनुअल फॉरेक्स जो सेविंग्स हैं, वो भी बढ़ जाएँगी। क्योंकि हम जितना पैसा बाहर के यानी गल्फ कंट्रीज को या जो भी हम तेल जहाँ से आयात करते हैं डॉलर में यानी फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व से यानी जो भी हमारा
फॉरेन एक्सचेंज है, वहाँ से जो हम पैसा देते हैं, वो भी बचेगा। अब आपको पता है, अगर हम इस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं, तो जीडीपी का एक्सपेंशन तो होगा ही, इसी के साथ जॉब्स भी इन पर्टिकुलर एरियाज़ में क्रिएट होंगी। दिल्ली में अब प्रॉपर्टीज़ को भी आधार कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली की असेंबली में, जहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली में, उनको सर्वे किया जाएगा और इनके रिकॉर्ड्स को कंपाइल एक डिजिटल कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाएगा। आपको बता दें, इस प्रकार का जो कंपाइलेशन है, जो विलेज होम्स, लैंड पार्सल्स, फ्लैट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ये सब अगर उनको यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी मिलती है, तो आप मान के चलिए, इनको जो है गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा ईज़ी हो जाएगा मैनेज करना। लिटिगेशन इनमें काफ़ी कम हो सकता है। वो लोग अपने इन यूनिक प्रॉपर्टीज़ को नॉट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ देयर ओन इन्वेस्टमेंट, बट कमर्शियलाइज़ेशन करने में भी काफ़ी उनको जो है वो सहायता मिल सकती है। एक ऑथेंटिकेटेड डिजिटल आइडेंटिटी जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर आधार कार्ड एवरी सिटीज़न के लिए है, जो कि एक तरह से आइडेंटिटी का परिचायक है, तो हर कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में अब सिक्योर और डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी। जब हम इस प्रकार के टेक्निकल असिस्टेंस या फिर इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं, मान के चलिए ये जो रिकॉर्ड है वह ओनरशिप, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी के ट्रांज़ैक्शन, बैंक लोन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल इत्यादि में काफ़ी बड़ा हेल्प कर सकते हैं। These records could also assist in resolving property disputes pending before courts and revenue authorities, because for decades the absence of systemic land record system has caused so much difficulties in proving ownership, property transactions, inheritance, secure loans, building plan approvals, and resolving dispute pending before so many courts. अब यह प्रपोज जो प्रॉपर्टी आधार कार्ड है, यह ओनरशिप का प्रूफ होगा या केवल और केवल एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के रिकॉर्ड पर ही पेश किया जाएगा, इसमें जो है अभी देखने की ज़रूरत है। तो यूनिक प्रॉपर्टी या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कैसे किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होता है, आप भी इसका एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर भी पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू, मेंस इनमें कहीं पर भी लिखा जाता है, तो वहाँ पर बता सकते हैं। प्रीलिम्स से पूछ लिया जाएगा कि अभी थोड़े दिनों पहले प्रॉपर्टी को भी आधार कार्ड देने के बारे में बात हुई थी, कौन-सा स्टेट भारत में है, यानी यूनियन टेरिटरी, तो आप दिल्ली का नाम वहाँ पर ले सकते हैं। तो आज हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।